नमस्कार बच्चों, आज हम लोग यूपीएससी या स्टेट पीएससी का जीएस के मेंस के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन सैंपल पे हम लोग आज बात करेंगे। तो यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आता है और हमें कैसे उसको लिखना है, उसका जवाब कैसे देना है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसको कैसे समझा जाए, तो यूपीएससी की एक विशेषता होती है कि उसके क्वेश्चन के एक एक शब्द पे हमें ध्यान देना होता है कि कौन सा शब्द क्या कहना चाह रहा है, क्या उसकी डिमांड है। अगर शब्दों का हेर फेर हो गया तो उसके क्वेश्चन की डिमांड चेंज हो जाएगी और उसी डिमांड को हमें पकड़ना होता है। तो आज हम लोग कुछ एक सैंपल यहाँ पर हम लोग देखेंगे जीएस फर्स्ट पेपर के, तो उसमें हम आपको इसके माध्यम से बताएंगे कि यूपीएससी में हमें एक एक शब्द कैसे ध्यान रखना है और उस शब्द के अकॉर्डिंग उसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो शब्दों पे बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना है। यूपीएससी शब्दों पे खेलता है। अगर हमने शब्द पकड़ लिए तो फिर हमारा क्वेश्चन सही से लिख जाएगा। तो आज हम जीएस पेपर फर्स्ट का एक कल्चर का क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम पहले 3 बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हमें पता चल पाएगा कि इसके की पॉइंट क्या है, और जब की पॉइंट पता चल जाएंगे तब हम उस आंसर को सही से लिख पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, इसकी चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन में की पॉइंट क्या है, तो भारतीय कला और विरासत, तो हमें कला और विरासत पे फोकस करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में एक संरक्षण शब्द यहाँ पर डाला गया है, और दूसरा जो की पॉइंट है यहाँ पे वो वर्तमान समय। तो वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके संरक्षण की, क्वेश्चन हमारा इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो वर्तमान समय में संरक्षण तो हम पहले से भी कर रहे हैं, संरक्षण हमें करना भी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में वर्तमान समय पे फोकस किया है। तो इस वर्तमान समय का यहाँ पर मीनिंग क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मेट की बात करेंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का एक इंट्रो देंगे, परिचय। तो परिचय में हमें क्या लिखना होगा, तो परिचय में किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, कला और विरासत से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि ये कला और विरासत होती क्या है, कला और विरासत क्या है, इसका हम एक छोटी सी डेफिनेशन दे देंगे 1-1.5 लाइन में। तो इससे ये पता चल जाएगा कि हम कला और विरासत के बारे में जानते हैं, ये है क्या, और फिर हम लोग आगे इसमें सोचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो दे देंगे और इसके बाद हम ये बताएंगे कि विरासत कितने प्रकार की होती है। तो विरासत के प्रकार, टाइप्स। तो विरासत 2 प्रकार की हो सकती है, आप बता देंगे। एक हो गई प्राकृतिक विरासत और दूसरी हो गई सांस्कृतिक विरासत। अब प्राकृतिक विरासत क्या है, तो हमें जो प्रकृति ने दिया हुआ है, तो प्रकृति ने हमको क्या क्या दिया। हम अगर अपने भूगोल पे जाएं तो हमको पर्वत प्रकृति ने दिए हैं, पठार दिए हैं, नदियाँ, झीलें, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव। तो ये हम बता देंगे कि विरासत कितने प्रकार की थी, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर बता देंगे।
तो अब भी इतना ही मतलब क्वेश्चन में आप लिख देंगे कि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, इसका एग्जाम्पल दे देंगे। अब सांस्कृतिक विरासत ये क्या है? तो सांस्कृतिक विरासत वो होती है जो मानव ने जिसको डेवलप किया है, तो ये हो गई मानवीय। अब मानव ने क्या क्या यहाँ पर डेवलप किया है? जैसे विभिन्न धर्म के मानव आए तो उन्होंने उस धर्म से जुड़ी हुई कुछ इमारतें बनवाई। जैसे अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो स्तूप, चैत्य, विहार। हिंदू धर्म में मंदिर, मुस्लिम में मस्जिद। अच्छा, मंदिर के साथ साथ हम मूर्तियां भी देख लेंगे। सिख धर्म में आएंगे गुरुद्वारा। ऐसे करके टाइम टू टाइम विभिन्न धर्म आए भारत में और हर एक धर्म के अनुसार कुछ इमारतों का निर्माण हुआ। तो ये भी हमारी विरासत है, ये मानवीय है। तो हम इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, इसको डिटेल में नहीं लिखेंगे, इसके बारे में बता देंगे कि सांस्कृतिक विरासत में क्या क्या आता है। इसमें और भी हम लोग थोड़ा देखें तो हमें यहाँ पर अभिलेख मिलेंगे, पेंटिंग, चित्रकला, ये भी हमारी विरासत है, मानव के द्वारा निर्मित है। और हम देखें जब कोई एक समाज बनता है तो वहाँ पर एक संस्कृति आती है और उस संस्कृति में हमारा खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन, इसके बारे में बताना है। अब लोग जब एक समाज का निर्माण करेंगे तो वहाँ पर रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन ये तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ उनकी कोई अपनी भाषा होगी, भाषा, लिपि, साहित्य। तो ये सब हमारा सांस्कृतिक विरासत है। तो हमने यहाँ पर बता दिया पहले विरासत क्या है और विरासत के प्रकार बता दिए। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे संरक्षण पर। तो इसको हमें क्यों संरक्षित करना है? तो पहले तो हम लोग ये बता दें कि नॉर्मली बता दें कि इसका संरक्षण क्यों करना है। तो संरक्षण में यहाँ पर हम 2 बातें बताएंगे। तो संरक्षण क्यों, 2 बातें यहाँ पर बताएंगे। और वर्तमान समय में संरक्षण क्यों, वर्तमान समय में संरक्षण की आवश्यकता क्यों, संरक्षण की आवश्यकता क्यों, ये 2 बातें हमें यहाँ पर बताएं। तो पहले तो बताएं संरक्षण क्यों और फिर फोकस करेंगे वर्तमान समय में संरक्षण क्यों। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कला विरासत का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो सोचिए क्यों जरूरी है। जैसे हमारी जो विरासत है, जो हमें हमारे पूर्वजों ने दी है, टाइम टू टाइम विभिन्न धर्मों ने दी है, तो उसका हम संरक्षण क्यों करें? तो इससे क्या होगी, हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनेगी, मतलब हमें राष्ट्रीय गौरव मिलेगा और हमारी पहचान बनेगी। तो संरक्षण क्यों करना चाहिए? पहला पॉइंट, इससे हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनेगी हमारी। सपोज दैट ताजमहल या सांची का स्तूप या तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, इसे हमें क्यों संरक्षित करना है? तो जब इसका हम संरक्षण करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक पहचान बनती है कि भारत में ताजमहल है। ताजमहल मतलब भारत, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर मतलब भारत। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है और इससे हमें एक राष्ट्रीय गौरव मिलता है, सम्मान मिलता है, राष्ट्रीय गौरव। तो हमें अपनी विरासत क्यों बचानी चाहिए, क्यों संरक्षण करना चाहिए? एक तो हमें ये लाभ मिलेगा, दूसरा इसके संरक्षण से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म, पर्यटन को बढ़ावा, और पर्यटन को जब बढ़ावा मिलेगा तो इससे भारत में लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर ये थोड़ा सा हम बता देंगे। दूसरा, इससे विदेशी मुद्रा मिलेगी भारत को, फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा इंडिया का।
जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो इसका एक इकोनॉमिक पहलू भी है, हमारी पहचान तो है, उसका एक आर्थिक पहलू भी है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इससे क्या होगा, जब विदेशी पर्यटन होगा तो भारत में देश के अंदर भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यानी घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। घरेलू पर्यटन में जैसे आप देखते हैं उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, देश के उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के संपर्क में आएंगे। जब संपर्क बढ़ेगा तो इससे एक फायदा होगा, राष्ट्रीय एकीकरण होगा। तो इससे क्या होगा, इस घरेलू पर्यटन से क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम होगा राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो संरक्षण से ये फायदा होगा। तीसरा, अगर हम लोग ध्यान दें तो अच्छा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, यानी लोगों की आजीविका चलेगी, तो इसलिए हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान समय, तो अब हम लोग आते हैं कि वर्तमान समय में इसका संरक्षण क्यों करना चाहिए, इसको देखना पड़ेगा। तो वर्तमान समय में इसका संरक्षण क्यों, वर्तमान समय में संरक्षण क्यों, तो ये जो की पॉइंट है इस पे अब हम लोग फोकस करते हैं। तो इसमें देखना ये पड़ेगा कि इसका मतलब है कि वर्तमान समय में हमारी विरासत को बहुत सारे संकट पैदा हो गए होंगे, इसलिए इसे बचाना बहुत जरूरी है। यानी वर्तमान में विरासत के लिए बहुत सारी चुनौतियां आ गई होंगी, यानी चुनौतियां हैं, चैलेंजेज हैं, चुनौतियां हैं, मतलब हमारी जो विरासत है उसमें खतरा आ चुका है, तो उसे हमें बचाना है वर्तमान में। तो वर्तमान में आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चैलेंजेज हैं, इस पर खतरा आ चुका है, इसलिए वर्तमान समय की आवश्यकता है भारतीय कला और विरासत को संरक्षण की। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग देखें कि आज अनियंत्रित विकास हो रहा है, अनियंत्रित विकास हो रहा है, इससे हमारी विरासत को खतरा आ चुका है। लोगों में जागरूकता का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, अवेयरनेस का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, जिससे लोग अनजाने में, इससे क्या होता है, अनजाने में विरासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, विरासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं लेकिन अनजाने में। और जब लोग अनजाने में काम करते हैं तो उनको तो पता ही नहीं है, लेकिन वो कितना ज़्यादा उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा, आज डेवलपमेंट के इस युग में प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है, प्रदूषण की समस्या। जैसे आप इसमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे सकते हो, ताजमहल आज प्रदूषण का शिकार हो रहा है, प्रदूषण, ताजमहल, यहाँ पर आप उदाहरण दे सकते हैं, ताजमहल प्रदूषण का शिकार हो रहा है। तो इस वजह से हमें वर्तमान में इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब इसके संरक्षण के क्या उपाय करने चाहिए, या क्या उपाय अभी तक हैं हमारे संविधान में, तो संरक्षण के उपाय यहाँ पर हमें बताने होंगे। अब ये भी तो देखना है कि क्या कोई उपाय है, तो बिल्कुल। तो संरक्षण के उपाय क्या हैं, तो उपाय को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक, हमारे संविधान में कोई इसके लिए प्रोविजन है क्या, तो संवैधानिक उपबंध कुछ है क्या इसके लिए, वो यहाँ पर बताने होंगे। फिर इसके बाद हमारी सरकार अभी तक क्या कर रही है, तो सरकार के द्वारा किए गए प्रयास ये बता देंगे। अब देखिए, तो संविधान में क्या प्रावधान है, इसके लिए क्या उपबंध है। जैसे हमारा संविधान में फंडामेंटल राइट में यहाँ पर आप आर्टिकल 29 और 30 की बात आप कर सकते हैं। आर्टिकल 29 और 30 में
क्या लिखा है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति है उसको संरक्षित करने का राइट है। तो भाषा, लिपि, संस्कृति तो विरासत ही तो हुई, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में कह दिया गया कि वो अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करके अपनी भाषा, लिपि आदि को संरक्षित कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 29 और 30 की आप चर्चा यहाँ पर कर देंगे बहुत शॉर्ट में। इसके बाद हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसको आप बताएंगे आर्टिकल 51A। उसमें हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो नदी, झीलों, इन सभी का संरक्षण करें। तो ये आप थोड़ा सा बता देंगे। इसके बाद हम लोग डीपीएसपी में जैसे आते हैं, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी इसके लिए प्रोविजन है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 की आप थोड़ी सी चर्चा कर देंगे। तो आर्टिकल 49 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी हेरिटेज हैं, मॉन्यूमेंट हैं और जितने भी मतलब विरासत है, स्थान है, मॉन्यूमेंट है, उनका संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है। तो ये संवैधानिक प्रावधान आप बता देंगे। फिर इसका सरकार ने अभी तक क्या क्या इसके लिए प्रयास किए हैं वो आप बता दोगे। तो ऐसे सरकार के प्रयास, तो सरकार समय समय पे कानून बनाती है इसके लिए और विभिन्न परियोजनाएं लाती है, प्रोजेक्ट लाती है। जैसे आप उदाहरण दे दोगे, पुरातत्व अवशेष संरक्षण अधिनियम, पुरातत्व अवशेष संरक्षण अधिनियम, ये एक कानून आया 1958 का है। तो सरकार का ये प्रयास है। जैसे हृदय परियोजना शुरू की गई अभी, हृदय परियोजना, तो ये भी विरासत के संरक्षण का सरकारी उपाय है। और जन जागरूकता लाए जाने का प्रयास रहता है सरकार का, जन जागरूकता का प्रयास सरकार के द्वारा चलता रहता है विभिन्न एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, तो जिससे कि लोग अनजाने में जो विरासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो ना हो। तो इस तरीके से सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, तो सरकारी प्रयास में आप बस यही 2-3 बातें बता दोगे कि टाइम टू टाइम सरकार विभिन्न परियोजनाएं, विभिन्न योजनाएं और नियम बनाती हैं। जैसे ये एग्जाम्पल आप दे दोगे, है ना, ये कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए वो आप बता दोगे। फिर यहाँ पर एक आप छोटा सा कंक्लूजन दे दोगे। तो लास्ट में आप इसका एक निष्कर्ष दे दोगे। तो निष्कर्ष बहुत छोटा हो, एक लाइन में आप इस पे निष्कर्ष दे दोगे। तो निष्कर्ष में क्या कहोगे, जैसे पहले हम धीरे धीरे स्टार्ट किए होंगे, तो मानव प्रगति का पता हमें विरासत से चलता है। तो मानव यानी मानवीय प्रगति के बारे में जानकारी विरासत से मिलती है। तो मानव ने कैसे कैसे प्रगति की, कैसे कैसे प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ, इसकी जानकारी विरासत से मिलती है। तो हम शुरू में कैसे इमारतें बनाते थे, है ना, और फिर आज हम कैसे बनाने लगे, कौन सी टेक्नोलॉजी आई, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई और इमारतों का तरीका बदलता चला गया। तो मानव ने धीरे धीरे प्रगति की। तो ये प्रगति हमें कैसे पता चलेगा कि आज जैसा चलता है विरासत से, इसलिए विरासत का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में हमारा मेन फोकस पॉइंट था वर्तमान समय में क्यों। तो वर्तमान समय में क्यों, जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्तमान समय में बहुत सारी चुनौतियां हैं और विरासत को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है जाने अनजाने में, तो उसको हमें बचाना है। हालांकि संरक्षण की जरूरत तो हमेशा रही। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, इसके लिए आपको कोई बहुत विद्वान बनने की जरूरत नहीं थी। बहुत अगर आपको छोटी छोटी बातें आपको पता है तो आप इस आंसर को बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं। तो यूपीएससी का पेपर सॉल्व करने के लिए आपके पास अगर बेसिक बातें पता है और कुछ करंट की चीज़ें आपको पता है, हमारे संविधान में क्या है, करंट में क्या चल रहा है, उन बातों को आप सिस्टमेटिक तरीके से लिख दोगे। क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्या की पॉइंट है, उनको ध्यान में रख के आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने आपके सामने एक सैंपल रखा। ऐसे हम लोग और भी टॉपिक के क्वेश्चन टाइम टू टाइम करते रहेंगे।